हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें ये जो पेपर सेट है ये 2023 का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। मतलब हमें वो जो है कथन चुनना है जो कि राइट नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ वह हो जाता है। आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। एक प्रकाश का बल्ब गतिमान गतिशील आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप में बदल सकता है। तारों में आवेश वाहक साधारणतः तारों में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है गलत है, यानी हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो दर्पण ए बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है, दोनों किरणें ए और बी से परावर्तित किरण के परावर्तन कोण का पता कीजिए। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें हमें जो है परावर्तन कोण जो है वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे दो दर्पण है, एक दर्पण डी है और एक दर्पण ई है। अब इन दोनों से जो है इस तरह से जो है किरण ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ रिटर्न होकर के यहाँ जाएगी। और ये जो है लंबवत है, समलंब है। ये दोनों पे यहाँ से ये किरण आ रही है, यहाँ पे पहले गिरती है इस दर्पण डी पे, वहां से फिर रिटर्न होती है ई पे, और ई से फिर जो है एफ पे जा रही है। तो इस तरह से अब हमें बताना है कि कितने कितने डिग्री का कोण बनता है। तो पहले जो दर्पण ए है या डी जिसे हमने कहा है, तो इस पे जो है सीडी लंबवत है, और ये 30 डिग्री से जो है सी से जो है 30 डिग्री से लाइट आ रही है। जब 30 डिग्री से लाइट आ रही है तो वो 30 डिग्री पे ही प्रभावित होकर के जो है दर्पण बी पे पड़ रही है। तो इस तरह से 30 डिग्री का ये कोण और 30 डिग्री का ये, यानी कितना 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये, तो ये जो है पूरा हमारा 60 डिग्री। एक मिनट हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक वर्ग बन रहा है, और एक ये जो है तिर्यक रेखा जा रही है। तो एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण जो है बन रहा है। पहले 30 डिग्री का बन रहा है, फिर उसके बाद 60 डिग्री का बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट कलर को चेंज करें। हाँ, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे। सर्दियों में एल्युमिनियम पॉड फॉइल और प्लास्टिक, गर्मियों में दोनों मामलों में कंबल एल्युमिनियम दोनों मामलों में, या फिर प्लास्टिक पॉड सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। तो दोनों में ही जो है हम लोग किसका यूज करेंगे, कंबल का यूज करेंगे। कंबल का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कंबल जो है एक थर्मल इंसुलेटर होता है जो कि तापीय ऊर्जा के चालन विकिरण को कम कर देता है। कंबल जो है एक इंसुलेटर का काम करता है कि अंदर जो हीट है उसे अंदर ही रहने देगा, और बाहर जो है उसे बाहर ही रहने देगा, अंदर बाहर नहीं आने जाने देगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकलेगा। बी की गति ए की गति से अधिक होगी, बी की द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा तय गई दूरी से अधिक होगी, या फिर ए की गति बी की गति से अधिक होगी, या फिर ए द्वारा तय की गई दूरी बी द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगी। तो इसमें हमारा जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी की गति ए की गति से अधिक होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। पदार्थ और उनके घनत्व हैं।
यहाँ पे पारा का है 13,550, मक्के के तेल का 900 है और तांबा का 8,960 है। डेंसिटी घनत्व क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए, गिलास के तल पर बैठ जाएगा या डूब जाएगा, मक्के के तेल पर तैरेगा, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के में डूब जाएगा, ग्लास के ऊपर तैरता रहेगा। तो पारे पर तैरेगा लेकिन मक्के में क्या होगा, मक्के में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि पारे का जो घनत्व है वो ज्यादा है, जबकि मक्के का घनत्व क्या है, मक्के के तेल का वो कम है, इस कारण जो है डूब जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिकथन अभिकथन कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा। ये दोनों बातें तो जो सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती हैं। मतलब कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही उच्च ध्वनि होगी, जितना बार कंपन होगा उतना ही पिच जो है काफी लंबा तक जाएगा ध्वनि का। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा ही होगा। कंपन जितनी बार जो है आवृत्ति करेगा उतना ही ऊंचा जो है उसका उतना ही ज्यादा जो है ऊंचा तारत्व रहेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन जो है कारण वो अभिकथन को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिर पर लगा देती है और वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है, यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? गर्म होने पर बोतल के अंदर की वायु हट जाती है या घट जाती है? गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है या फिर गर्मी होने पर बोतल के अंदर की वायु बढ़ती है, गर्मी बोतल के अंदर की वायु को प्रसारित करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है गर्म होने पर बोतल के अंदर की वायु घटती है। अगर वायु घटती तो गुब्बारा और सिकुड़ता रहता। तो लेकिन क्या होता है कि जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है, तो फैलती है तो जब बोतल को गर्म करती है तो वायु उसमें जो उपस्थित रहती है वो गर्म होकर के जो है ऊपर गुब्बारे में चली जाती है, इस वजह से गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोल M और N के नमूने लिए गए हैं। हल्दी मिलाने पर घोल M पीला हो जाता है तथा N ईंट के लाल रंग का हो जाता है। M और M को N में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। M और N प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकलता है? M और N दोनों लवण हैं, M अम्ल है और N क्षार है। M क्षार है, N लवण है। M क्षार है और N की समिति जानकारी के साथ ही पहचान नहीं हो सकती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा कि M इज एसिड एंड N इज अ बेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोनेट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड व एसिट्रिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल या व शर्करा। तो इसमें हमें बताना है कौन सा खाद्य संरक्षण परिरक्षी नहीं है। तो सोडियम बेंजोनेट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये दोनों ही खाद्य संरक्षित परिरक्षी नहीं है। हमारा ऑप्शन इसमें जो है पहला, एक मिनट, कौन सा नहीं है? तो ये दोनों तो हैं और इसमें हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों में समाविष्ट है? मतलब जो केवल रासायनिक परिवर्तन होता है उसी में समाविष्ट है, बताना है हमें। तो देखिए, तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है ये हमें बताना है। आगे है
जल में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना, भोजन बचाना, ये तो एक रासायनिक हो जाएगा। आगे है अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल की को उबालना, जल में स्याही को मिलाना। इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विष्ट है, हमें बताना है। लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का चबाना, तो यही जो है वो रासायनिक परिवर्तन का समाविष्ट है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाता है। आगे है कारण, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट तांबे से स्थापित हो जाता है। अब इसमें हमको बताना है कि दोनों ही कथन क्या है, सही है, और जो है कारण दोनों ही है तथा अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यही ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंक जस्ता पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होनी चाहिए, कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, या फिर परख नली ठंडी पड़ जाएगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो और एक है तीव्र अभिक्रिया होगी, तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जिंक को पाउडर में परख तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाएगा तो अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी तथा हाइड्रोजन गैस भी जो है उत्सर्जित होगी। यहाँ देखिए ये रिएक्शन दिया गया है। आगे है पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। सरल शर्करा में विघटित होते हैं, ग्लिसरॉल में विघटित होते हैं, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? पहला तो है कि सरल शर्करा में विघटित होते हैं, तो वसा, यूरिया या प्रोटीन। यूरिया, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। आगे सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन, यूरिया, वसा, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि शर्करा में विघटित होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल में विघटित होता है कौन? वसा, और सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव है जो सही नहीं है, उनकी पहचान कीजिए। क्या है सही सुझाव नहीं है, हमें वही बताना है। जितनी दूर तक संभव हो मध्य गति से गाड़ी को चलाएं, यह सुनिश्चित कर लें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। तो इसमें जो है हमें कौन सा नहीं करना चाहिए? तो हमें बी वाला ऑप्शन नहीं करना चाहिए कि यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्य रूप से कम हो। कम हो, अगर कम रहेगा तो टायर जो है जल्दी घिसेगा और जल्दी खराब होगा और ज्यादा दिक्कत होगा गाड़ी चलाने में। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? मूसला जड़ क्या होती है? जो कि बहुत झंखाड़ जैसी होती है, उन्हें हम जो लंबी होती है नीचे तक गहराई तक जाती है, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। मक्का है, प्याज है, गाजर है, आलू है, सलजम है, टैपियाको है, या फिर आलू अदरक है। तो मक्के में भी जो है काफी जड़ें होती हैं, प्याज में भी होती है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन सलजम और टैपियो जो होते हैं ये गहराई तक जाते हैं, इनमें एक ही मेन जड़ होती है और बहुत बारीकी से और जड़ होती है, तो ऐसे जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? जो है मूसला जड़ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है पत्तियों में स्टार्च मड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला तो पत्तियों में स्टार्च मड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को क्या करती है? दर्शाती है। ये अभिकथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, तो नहीं हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों से सही कथन को ढूंढिए। सरसों, गुलाब, पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं, मक्का, पपीते और खीरे के फूल द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। आगे है युग्मज का सृजन बीजाणु से होता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय डिंब ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में
बढ़ता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें केवल जो है मादा युग्मज का सृजन बीजांड में होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। मानव और पौधों की बीमारी, रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिसे शीर्ष विकार। अभी ये कैसे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या प्रतिजीवाणु से। आगे है पोलियो किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, गेहूं की रिस्ट बीमारी किससे होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो शिस्ट जो विकार है ये गेहूं में, सॉरी, ये शिस्ट जो विकार है वो किसकी कमी के कारण, ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। यानी तीसरा का ए हो जाएगा, ए का जो है दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा कहीं नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बी का पोलियो किसकी कमी से, तो वायरस के कारण होता है। आगे मलेरिया है, मलेरिया किससे होता है? तो प्रतिजोवा से होता है। और गेहूं हिस्ट किससे होगा? तो ये जो है हमारा फंगी से हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथन की पहचान कीजिए। पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक होते हैं। भोजन ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये बात तो सही है। आगे देख लेते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये ऑप्शन ए बी, इसका सी है, डी कहाँ है? ए बी सी। तो अच्छा, हमें बताना है ए बी सी क्रमशः, इन्हें जो है क्रम से लगाने हैं ए बी सी डी को। तो पहला है कि पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवाहक ऊतक है। कौन है? फ्लोएमा है, दारू है, जाइलम, रंध्र है। तो पहले तो पत्तियों की सतह पर उपस्थित छिद्र, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र देखिए सी इसमें भी है और इसमें भी है। अब आगे है कि ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। बी, पौधों में भोजन कौन पहुंचाता है? तो पौधों में भोजन जो होते हैं वो पोष वाहक या फ्लोएम पहुंचाते हैं। यानी हमारा जो इसमें होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जाइलम होगा पहले का। पौधों में जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहक ऊतक कौन होता है? तो जाइलम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ऐसे पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। हमें वही बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला, कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। आगे है, कोशिका भित्ति सेल वॉल पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि सेल वॉल जो होता है वो कोशिका भित्ति, वो जो होती है पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं की कोशिका में क्या होती है? जंतुओं की कोशिका में उपस्थित होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है? सभी वैज्ञानिक विचार उपयोगों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा एवं परखा जाता है। जब भी किसी थ्योरी या सिद्धांत की बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन किया जाता है तब वह नियम या कानून बन जाता है। आगे है, वैज्ञानिक विचार अंतनीम होते हैं और इनका रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। आगे है, विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये बात सही है कि विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है। यहाँ मतलब लोग नए नए आविष्कार हमेशा करते रहते हैं, नए चीजें बनाते रहते हैं तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने की कल्पना की आवश्यकता है। तो ऑप्शन तो डी जिसमें जिसमें है वो तो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्या है, वैज्ञानिक विचार अंतनीम प्रायोगिक होते हैं तथा इनका रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो है ऑप्शन, सॉरी, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सातवीं श्रेणी में फूलों तक का स्वीकृत अवलोकन करने के उद्देश्य हो सकते हैं। फूलों के भागों की पहचान करना, पौधों के लिए सहानुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता करना, परागकण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, जाइलम और कोशवाहक फ्लोएम का निकटता से अवलोकन करना। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बताना है। तो पहला तो जो है फूलों के भागों की पहचान करना, तो ए ऑप्शन तो सही है, ए चारों में है। चलिए आगे देख लेते हैं, सी है परागकण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये भी सही है कि परागकण के लिए जो है बच्चों को तैयार करते हैं। और आगे है डी, आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, सराहना करना तो नहीं है, यानी हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, यानी ए सी ई ऑप्शन किस में आ रहा है, ई जो है जाइलम और पोषक वाहों का निकटता से अवलोकन। तो जाइलम तो पौधों के अंदर होता है, तो इसका तो अवलोकन कैसे कर पाएंगे बच्चे बिना पौधे को जो है माइक्रोस्कोप से देखे हुए। तो यानी हमारा जो है इसमें ए करेक्ट हो जाएगा और सी करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन जो है डी की आसपास के फूलों को सराहना करना भी सही हो जाएगा। यानी इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान पाठचर्या पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ है कैसे वैज्ञानिक की संकल्पनाएं समय के साथ विकसित होती हैं तथा इसका समावेशन या फिर विशिष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को व्यक्त करना, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को हल्का करना, सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रौनक को एक कार्य दिया गया, वह 15 दिन तक अपनी छत से चांद उगते हुए देखे। रौनक द्वारा बनाए गए सही निष्कर्ष को उसके अवलोकनों के आधार पर ज्ञात कीजिए। सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है। चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है। अमावस्या के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप भाव का आकार बढ़ जाता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है, जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो पहला है सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है, तो ये नहीं है, चांद हमेशा जो है चेंज होता रहता है, तो यानी हमारा ऑप्शन बी तो जो है करेक्ट हो जाएगा। चांद के निकलने का जो समय होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अमावस्या के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप भाग का आकार बढ़ जाता है। प्रदीप्त भाग मतलब जो विजुअल है, जो दिख रहा है, जो चमकता है, वही वाला भाग। तो अमावस्या के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है, यानी हमारा ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तहरीम कक्षा 7 के अपने शिक्षार्थियों में एक विषय की समझ की संप्रत्ययी रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वदा उपयुक्त होगी। प्रायोगिक कौशलों का अवलोकन करना, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग करना, या फिर प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, नियमित रूप से गृह कार्य देना। तो इसमें देखिए जो है संकल्पनाओं मानचित्रों का प्रयोग करना ही ज्यादा जो है उपयुक्त होगा। ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आंकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है। यह सभी विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूर्णतः पढ़ने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करती है। कंठस्थ आ गया यानी कि नकारात्मक शब्द आ गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे है, विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देती है। भय को कम करती है, तो ये भी एक पॉजिटिव ही है। फिर भी आगे देख लेते हैं, ये विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देती है एवं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को मापने में सहायता नहीं करती है। खुली पुस्तक प्रश्नों की भाव के साथ पंक्तिबद्ध मत चुनाव का चुनाव कीजिए। अब हमें जो है खुली पुस्तक प्रश्नों की भाव से पंक्तिबद्ध मतों का चुनाव करना है कि कौन सा मत जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए तो इसी तरह गलत हो गया है, बी तो सही है कि विद्यार्थियों में आकलन के भय को क्या करना है, कम करना है, और विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं कि पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए, मतलब वो पुस्तक का अच्छे से अन्वेषण कर पाए, यानी हमारा ऑप्शन जो है
बी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश कक्षा 7 की विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। रेशम की खोज, गद्यांश का जो नाम है वो है रेशम की खोज। रेशम की खोज का सटीक समय संभवतः अज्ञात है। प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी से सी लुंगचिन से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफेद वृक्ष सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चारों ओर चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागे का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग में चीन में आरंभ हुआ। सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। मतलब जिस मार्ग से चीनी व्यापारी सिल्क का व्यापार करते थे उस रूट को सिल्क रूट कहते हैं। आगे है, देख लेते हैं, विज्ञान के अध्यापन अधिगम में के कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपयुक्त पाठ्य पुस्तक में समावेशन के साथ होती है। अच्छा, कौन सा? ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए, यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटना, विचारों एवं नई वस्तुओं की खोज को जन्म दिया गया। विज्ञान की साकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए, विज्ञान में आनंददायक तत्वों को सम्मिलित करने के लिए। तो इसमें से पहला तो देखिए, ये ऐतिहासिक परिदृश्य को दिखा रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है दिखा रहा है कि परिघटनाओं को कि कैसे खोजते हैं, तो ये भी सही है। फिर है विज्ञान की साकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए, तो ये भी सही है कि विज्ञान कैसे जो है अपनी वृद्धि करता है, यानी ए बी सी ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, एक 7वीं कक्षा श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक वास निवास स्थान का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद अपनी कक्षा में आयोजित करती है। कौन सा इस प्रकार की गतिविधि को करने का उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचने में सहायता करना। अच्छा, एक मत पे पहुंचने में। आगे बिना आलोचना के भय के बच्चों को अपने विचारों को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो है ही, सही बात है। आगे है अतिक्रमण पर बच्चों में बहु परिदृश्य को विकसित करने की सहायता, ये भी सही है। बच्चों के आकलन में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि ये नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही जो है करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्ताविकाएं हैं? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ, एक मिनट, कहाँ है, परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करना, प्रत्यक्ष सूचना, परिभाषा एवं वर्णन देना, परिस्थितियों का सृजन करना जिसमें वे अपने ज्ञान स्वयं बनाए, विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना कि वे अपने लिए स्वयं को ज्ञान बनाए। तो ये भी सही ही एक तरह से अगर देखें तो है कि ऐसी परिस्थिति बनाइए कि बच्चा खुद सीखे, करके सीखे। केवल विस्तारित, यहाँ पे देखिए केवल आ गया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी डी जहां जहां है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ डी है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यानी सी किस में है, सी इसमें भी है और इसमें भी है। अब देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा है। यहाँ पे देखिए सूचना परिभाषा का वर्णन करना, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सूचना और परिभाषा का वर्णन हो। मेन बच्चों को सिखाने से मतलब होता है, यानी ए हो गया, यानी ए और सी हमारा ऑप्शन जो है ए और सी से किया जाएगा। तो ए और सी किस में आते हैं, तो ए और सी ऑप्शन बी में आ गया, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विज्ञान शिक्षा में समता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नृजातीयता, लिंग अथवा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के
समान अवसर हो। ठीक है, आगे है विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी विद्यालयों को आधुनिक साम्यपूर्ण समाज के लिए तैयार करना। तो ये भी बात सही है कि मतलब साम्यपूर्ण के लिए तैयार करना भी ठीक है, अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। लेकिन अभिकथन का जो है व्याख्या कारण नहीं करता है, यानी दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।